बाकी ऑप्शनल के लिए भी अपना यार आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको ऑप्शनल को ना, वो भी एक बार सोच लेना। कई लोगों का होता है कि यार मैं अपना ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट ही ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को आता है, तो अच्छी बात है, वो बेस्ट है। ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, आपने सबसे पहले यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने हैं, आपने यूपीएससी का सिलेबस देखना है ऑप्शनल का, अगर दोनों चीजें मैच करती हैं और आपको कॉन्फिडेंस है तो वही लेना, ठीक है। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट। अब मैंने काफी लोग देखे हैं, हमारे मेडिकल फील्ड के काफी लोग हैं जो सोशियो ऑप्शन ले लेते हैं, काफी लोग एंथ्रो ऑप्शन लेते हैं क्योंकि वो कहते हैं मेडिकल साइंस बहुत बल्कि है, वर्थ इट नहीं है, मार्क्स ज्यादा नहीं आते हैं, तो इतना ही जोर दूसरा ऑप्शन में मारे तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। वो भी ठीक बात है ना। तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कई लोग हैं पीएसआईआर उन्होंने पढ़ा हुआ है बट कहते नहीं हमने ज्योग्राफी ऑप्शन लेना है, तो वो ले लेते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो इंटरेस्ट भी उतना ही प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। पर ये कभी मत देखना यार कि इस ऑप्शन में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता, चाहे मेरा ग्रेजुएशन है, चाहे मुझे पूरा आता भी है, पर यार क्या फायदा, नंबर तो देंगे नहीं। तो वो वाली बात हमेशा सेकेंडरी आएगी, क्योंकि हर एक साल में यूपीएससी जो है ऑप्शनल्स में किसी में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, किसी में बहुत कम आ जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो हमने ये वाली बात नहीं सोचनी है ना कि इसमें ऐसा होएगा इसमें ऐसा होएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट है, जो ज्यादा आता है वो लेना है ऑप्शनल, और उस पर ध्यान लगा के अच्छे से करना है। और वो बात बिल्कुल सही है कि एसए एथिक्स और ऑप्शनल ही हैं जो कि बहुत ज्यादा चेंज क्रिएट करते हैं, बट आपको ये बात समझनी है कि जीएस भी इतना इंपॉर्टेंट अब हो गया है, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर अब वेरिएबिलिटी कम हो गई है। पहले कहीं 350 आ रहे हैं, कहीं 200 आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, बट वो जो गैप है वो रिड्यूस हो गया। और एसए के अंदर भी ये गैप बढ़ गया है। जैसे अब इस साल मैंने देखा 60-70 भी आए हैं, 140 भी आए हैं, तो इतना ज्यादा रेंज, 70 नंबर का रेंज बहुत ज्यादा है। बट जीएस में भी अब रेंज आ गया है, जैसे लोगों के 60 भी आए हैं, जीएस 3 में 65 भी आए हैं इस बार, मेरे 100 है जो कि इस बार वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो मेरे को लगता है कि उसने ही मुझे बचाया है, क्योंकि ऑप्शनल तो काफी नीचे चला गया था। तो जीएस को भी हम उतनी ही वेटेज देंगे, बट एट द सेम टाइम जीएस को जैसे मैंने तरीका बताया उसको आप अभी से ट्राई करना शुरू करो, ताकि एंड में आपके पास फ्री टाइम हो कि आप और चीजें भी कर पाओ, है ना। क्योंकि लोग बोलते हैं मेंस के लिए मेन 365 भी करनी है, तो मैंने नहीं करी थी, मेरे पास नहीं था टाइम, तो उसके बिना भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट आपको अगर लग रहा है, क्योंकि मेंस में करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत कम है, करंट अफेयर्स कहाँ आएंगे, जीएस 3 में आएंगे, 4 में कोई करंट अफेयर नहीं आता, 2 में कोई करंट अफेयर खास नहीं आता, 1 में मे भी कोई करंट अफेयर आ जाए, पर उसमें भी सोसाइटी वगैरह के क्वेश्चन ही रहते हैं, तो करंट अफेयर तो है नहीं। 3 में ही आते हैं, वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो उन 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरे हर तरफ के मेंस 365 पढ़ो तो वो इतना वर्थ इट नहीं। उसके अलावा अब सोसाइटी वाले क्वेश्चंस भी है, मैंने सोसाइटी अलग से नहीं कभी पढ़ा, बट पीवाईक्यूज करे, मॉडल टेस्ट दिए और पीछे वाला पढ़ा, तो सोसाइटी के सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही हैं। कभी प्लूरलिज्म पे पूछ रहे हैं, कभी सेक्युलरिज्म पे पूछ रहे हैं, कभी असिमिलेशन पे पूछ रहे हैं, कभी तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो है ना, हम ये सब चीजें जब अपने पीवाईक्यूज और वो करेंगे तो उसी से हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें आते होते हैं कि भाई मैं पक्का करके गया हूँ, वो है 8, मे बी 9, इतने ही है ना। तो उसके बाद वाले जो अगले 5 क्वेश्चन है वो है कि यार शायद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, देख लेंगे। उसके बाद अगले 4 क्वेश्चन है कि हाँ पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं सुने। तो पर लिखने सारे हैं और अटेम्प्ट सारे अच्छे से करने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन एक डिसेंट तरीके से अटेम्प्ट कर दिए तो इंटरव्यू कॉल आ जाती है, ठीक है। पर प्रोवाइडेड उसके अंदर आपने थोड़ा सा रेलेवेंट मटेरियल लिखा है। अब रेलेवेंट मटेरियल कैसे, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था, उसके ऊपर था व्हाट रेलेवेंस डज इट होल्ड फॉर ह्यूमन काइंड। अब मेरे को जेम्स वेब याद था कि हाँ कोई टेलीस्कोप तो आया था, अब रेलेवेंस क्या है ह्यूमन काइंड की। मैंने कहा पहले तो मैं सोच रहा था इसमें क्या लिखूं, तो एंड में लिखते लिखते इसके अंदर 17 पॉइंट लिखे। अब 17 पॉइंट कैसे लिखे, आप कुछ भी लिखो, एक टेलीस्कोप का क्या काम है ना, गैलेक्सी एक्सप्लोर करना उसका काम है, न्यू लाइफ ढूंढना उसका काम है, मिनरल रिसोर्सेज उसका काम है, हमारी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर देगा अर्थ की, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल आएगा, टेलीकॉम में काम आ जाएगा, सोलर फ्लेयर्स ऑब्जर्व कर लेगा, मैग्नेटिक रेडिएशन ले आएगा। तो कुछ भी सोचते रहो, वहां लिखते रहो, है ना। जितने पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे, कोई भी पॉइंट गलत नहीं। हम लोग कई बार ना जब टेस्ट सीरीज देते हैं कहीं पे, तो वो लोग ना बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होकर चेक करते हैं। अब मैंने भी अपनी टेस्ट सीरीज जब दी थी फाइनल वाली, मेन से 10 दिन पहले, तो मेरे जीएस 1 में 112 थे, है ना, 2 में मेरे 89 थे, 3 में मेरे 99 थे, 4 में मेरे 79 थे। तो एंड में मेरे जीएस 1 में ही 107 है, बाकी सब में मेरे 120, 120 और 100 है। तो जिसमें ज्यादा थे उसमें कम हो गए, जिसमें कम थे उसमें ज्यादा हो गए। तो ये वेरिएशन रहता ही है। तो आपके कभी टेस्ट में कम नंबर आए तो डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है, वो चेकर टू चेकर वेरी करता है, उनकी आंसर की भी वेरी करता है। बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं तरीका ठीक रख रहा हूँ। अगर मैं इंट्रोडक्शन फैक्ट एंड फिगर रिच रख रहा हूँ, कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग कर रहा हूँ, चैलेंजेस पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, है ना, सोल्यूशंस माइक्रो डायग्राम में लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर दिए तो बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। प्रीलिम्स का भी मैं बता देता हूँ। जो विजन का अभ्यास हुआ था, तो 3 अभ्यास होते हैं प्री से पहले ना। तो मैंने फर्स्ट वाला दिया था, तो उस दिन मैं बड़े स्ट्रेस में था, पहला ऐसे प्री का कॉम्पिटेटिव टेस्ट हो रहा था एक तरह से।
तो मैं सो के नहीं गया ज़्यादा खास, मैंने पेपर दिया, मेरे आए 50। मैंने कहा यार तो बहुत ही कम मार्क्स हैं, ऐसे तो प्री नहीं निकलेगा बिल्कुल भी। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था कि भाई अब क्या करना है। उसके बाद अगले 2 हफ्ते मैंने अच्छे से अपना रिवीजन करा, अपने जो नोट्स बनाए थे उनको मैंने ढंग से किया। फिर उसके बाद अल्टीमेटली मैंने अच्छे से 8 घंटे सो के अगला पेपर दिया, तो उसमें मेरे आ गए 100। तो फिर अगला भी दिया, उसमें आगे 95। तो अब 50 मार्क्स के बाद काफ़ी लोग थे जो कह रहे थे हम ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, कि वो अटेम्प्ट वेस्ट करना, अगले साल देंगे। बट रादर आप अपने ऊपर काम करो और उसमें ट्राई करो कि कम से कम टाइम में हमने मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो आई थिंक इट विल वर्क आउट फॉर यू, क्योंकि प्री भी नॉलेज का टेस्ट तो एक तरह से है ही है, बट उसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन द स्पॉट कितना है ना। कई क्वेश्चन थे कि कीनिया में कोई जगह है बीड़ी बीड़ी, वहां पे माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, तो फिर वो वाला क्वेश्चन भी था कि कभी सुना नहीं हुआ था किसी ने भी कि क्या है। पर उस ऑप्शंस को अगर आप आज भी जाके 2022 को वो वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि वो क्या कह रहा है, तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। अब मोस्टली वो लोग छोड़ ही आए क्वेश्चन देख के कि नहीं करना। तो हमने ट्राई करते रहना है ना जब तक पॉसिबल है, कि क्वेश्चन हमने छोड़ के नहीं आना जब तक पॉसिबल है। और रीडिंग सब लोग पूछते हैं आप पेपर की कैसे करते हो, पहले तो यार जो भी क्वेश्चन आपका पक्का हो गया ना उसको साथ के साथ मार्क कर देना। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं मेरा टाइम अभी वेस्ट हो जाएगा, बाद में भी उतना टाइम लगेगा, बल्कि बाद में आप गलती भी करोगे मार्क करते हुए, और क्वेश्चन छूट भी जाते हैं मार्क करने वाले बाद में, है ना। तो क्वेश्चन आपने साथ के साथ ही मार्क करने हैं। तो दूसरे, मैं पहले पेपर की फर्स्ट रीडिंग करता था, उसमें मेरे को पता था 20-22 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं पक्के। उसके बाद मैं अब अगले रीडिंग में आ रहा हूँ, तो वो वाले कर लिए जो मुझे 60-70% श्योर से थे, तो वो मैंने थोड़े थोड़े करने शुरू कर दिए। फिर और गोले मार लिए जो अब डाउट वाले अभी भी रह गए। फिर थर्ड रीडिंग में आया हूँ, अब मैं 40-50% वाले कर रहा हूँ। फिर अगली रीडिंग में आया हूँ, तो बेसिकली 4 से 5 रीडिंग्स एक बार पेपर की होती रहती हैं। तो पहले वो वाले करते और साथ साथ मार्क करते रहो जो जो पक्के हैं, क्योंकि एक बार आपने जो क्वेश्चन मार्क कर दिया ना अपना 60% प्रोबेबिलिटी वाला भी कि यार लग रहा है ये कर देता हूँ, तो आप उस पर दोबारा सोचने नहीं आओगे, और सोचने आओगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो एक बार में मार्क कर दिया करो। पर ये सब प्रैक्टिस आप अपने मॉक पेपर जो करोगे और अपने PYQs करोगे उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करो और देखो कि आपके लिए क्या काम करता है ना। सो बेसिकली यही है। बाकी इंटरव्यू तो बहुत ही अलग गेम है ना। उसके लिए तो आप इंटरव्यू की ज्यादा चिंता नहीं करनी, वहां पे वो लोग बड़े पोलाइट लोग हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, बड़े प्यार से आपकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, इट इज योर ओपिनियन, वी रिस्पेक्ट दैट। बल्कि मॉक इंटरव्यूज में आपने देखा होगा काफी बार वो लोग बहुत ज्यादा ग्रिलिंग करते हैं, फाइनल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं भी गया था मॉक इंटरव्यूज देने, मेरी भी ग्रिलिंग हुई थी, फाइनल में मैं भी हैरान था कि वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। पर सबका यही रिव्यू रहा है जिनसे भी बात हुई है कि वो बड़े प्यार से रखते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, बड़ा कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि भाई आपको लेना है सर्विसेज में कि नहीं, है ना। तो वो कोई दुश्मन थोड़ी है, वो आप ऐसे जाना है वहाँ पे कि सीनियर कोलीग्स हैं, उनसे हमने बातचीत ही करनी है बस। जो पूछते हैं उनको ऑनेस्टली जवाब दे दो। लाइन में भी 5 आंसर नहीं आते तो पांचों में भी बोल दो ना, सॉरी मैम आई डू नॉट नो दिस एट दिस मोमेंट, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, और वो साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और यही एक बात मैंने सीखी थी इंटरव्यू की, बस एक ही इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि जो क्वेश्चन नहीं आता सीधा आई डोंट नो बोल दो। अगर आप नहीं बोलोगे क्वेश्चन लटकता रहेगा, उनको लगेगा इसको नहीं आता है, आई डोंट नो बोलोगे, फटाफट अगले क्वेश्चन पे बात आएगी, बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू भूल जाएंगे कि इसने आई डोंट नो बोला था बीच में। और आई डोंट नो बोलना दूसरा ये खास बात है कि उसमें शोकेस होता है कि बंदा ऑनेस्ट है, ये झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता, जहां नहीं आता है मान लिया, अब नहीं आता तो नहीं आता, है ना। उससे मेरी पूरे नॉलेज के ऊपर थोड़ी वो लग गया कि इसको नहीं आता कुछ। अब प्री मेंस निकाला तो उनको पता है इसको आता तो होगा ही, बट ऑन द स्पॉट कई बार कोई फैक्चुअल चीज नहीं पता होती, तो वी कैन ऑलवेज से कि नहीं पता। मेरे से पूछा था कि एग्जैक्ट नंबर बता दो कि कितने लोग कोविड से मरे हैं इंडिया में। अब मेरे को पता था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इंडिया ने कुछ कहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ कहा है, तो मैंने बोला सॉरी सर आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो वो कहते हैं यार कि कोई बात नहीं, इंडिया ने कुछ कहा है, उसने खुद ही बोल दिया अगले में, इंडिया ने कुछ कहा है, बाहर वाले कुछ कह रहे हैं, आपके हिसाब से एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो मैंने कहा सॉरी सर आई वुड अगेन लाइक टू से कि आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर एट दिस मोमेंट। कह रहे चलो आप एक गेस ले लो, मैं आपको वैसी रैंडम गेस देता हूँ। तो मैंने वैसे ही बोल दिया सर इट कुड बी इन द रेंज ऑफ maybe a few lakh to maybe a few million, but sir again I am not very sure। कह रहे चलो if you're not very sure then I will just let it be। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसको भी पता चल गया कि वो नहीं रिस्क ले रहा बंदा आगे वाला, और नहीं पता तो नहीं पता, वो कुछ नहीं कहते, बड़े खुश रहते हैं। मॉक इंटरव्यूज देना आराम से, 8 से 10 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। प्री के भी फुल लेंथ टेस्ट अब पूछते हैं कि कितने देने चाहिए, टोटल 15 दिए थे मैंने फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने खुद भी कभी मॉक पेपर दिया हो तो आपको पता है मॉक पेपर देने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसको चेक करने में लगता है। ठीक है, अगर हमने 1.5 घंटे में टेस्ट किया है तो 2 घंटे उसे चेक करने में लगते हैं, चेक करके उसके आंसर्स पढ़ के समझने में। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे उसमें कि हमने बहुत ही सारे टेस्ट करने हैं। हम लोग 15 टेस्ट कर लेंगे और वो 15 टेस्ट के आंसर्स अच्छे से देख लेंगे। जो उन आंसर्स में हमारे पक्के पक्के क्वेश्चन गलत हुए हैं या कोई नई बात है वो अपने उन्हीं नोट्स में ऐड कर लेंगे जो हमने पहले बना रखे हैं कंपाइल करके। ठीक है, तो 15 टेस्ट हो गए, 1500 क्वेश्चन हो गए, तो इतने ही करेंगे। प्लस हमने जब सारे सेक्शनल पेपर्स भी अपने रिवीजन के साथ साथ करे हैं और उनकी गलतियां भी ऐड करी हैं तो वो काफी बेनिफिट है।
अगर आप 10-10 20-20 हज़ार क्वेश्चंस की कोई कंपाइलेशन करने लग जाओगे तो काफ़ी क्वेश्चंस उसमें रिडंडेंट होंगे जो यूजफुल नहीं है, प्लस उसमें ऐसा है कि आप उनके फिर सोल्यूशंस के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमें तो अपना मटेरियल कंसाइज रखना है और समझना है बात तक, है ना। जो क्वेश्चन नहीं आते उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। 10,000 करेंगे उसमें से 8,000 आते ही होंगे, 2,000 गलत होंगे, तो वो 8,000 पे क्यों टाइम वेस्ट करना जो आते ही हैं। तो अपना सिलेक्टेड रखो, 15 से 20 टेस्ट करो, है ना। मल्टीपल जगहों के कर लो, एक जगह के कर लो, जहाँ के भी पसंद है वो कर लो, कोई उसमें इशू नहीं। पर हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं यार मुझे आता ही है, क्योंकि मैंने, अगर आपने पढ़ाई करी है तो करी है फिर, है ना। इसमें वो नहीं कोई करना यार मुझे ही नहीं याद आ रहा, क्योंकि सबको पेपर से एक दिन पहले कुछ नहीं याद रहता। तो ये है बातें। बाकी आप लोग पूछो कुछ, पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कोई इशू नहीं है। यार तो ऐसा था कि जब मैं एमबीबीएस में आया, मेरे जो दीदी हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, है ना, पीजीआई चंडीगढ़ में ही है। सो मैंने उनका देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तभी मैंने एमबीबीएस में आया मैं। बट एक टाइम बाद जब मैंने उनका रियलाइज़ करा कि जो पेशेंट्स मेरे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं, वहाँ दीदी का भी ऑब्जर्व करा, तो उसमें ऐसा था कि 50% जो पेशेंट्स हैं ना वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा, सैनिटेशन ठीक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और ये जेन्युइन बात है, क्योंकि जो भी आ रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज से आ रहे हैं, है ना। मलेरिया इतना है तो मलेरिया सीजन में जाओ, इमरजेंसी में बिल्कुल चलने की भी जगह नहीं, क्योंकि वहाँ पे ठीक कंडीशंस नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो सकती है? एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका थोड़ा सा मेडिसिन का एक्यूमेन है, मुझे लगा कि मैं इस हेल्थ वाले स्फीयर में ज़्यादा बेटर काम कर सकता हूँ। प्लस कोविड आ गया। कोविड में मैंने देखा कि सैनिटाइजर्स का इतना कुछ, काफ़ी वो भी आते थे कि भाई काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स को ही नहीं पता सैनिटाइजर्स का, और ये सब काफ़ी बातें होती थी। हमारे हॉस्पिटल मैंने खुद देखा है कि डॉक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होती थी, वो इकट्ठे मीटिंग्स में बैठते थे, डिस्कशन करते थे कैसे प्रोसीड करना है आगे। देन अगेन मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के, वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कांगड़ा है, डॉक्टर निपुण जिंदल, तो उनको नेशनल प्राइज भी मिला कोविड में, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करी उस टाइम पे। तो मेरे को लगा अगेन ऐसे कोई पैंडेमिक जैसी कोई चीज़ें आई तो जो डॉक्टर होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मे बी वो थोड़ी सी बेटर कुछ इनपुट दे सकता है उसमें। तो ये दोनों चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया था, तो मैंने इसलिए फिर सिविल सर्विसेज में आने का ट्राई किया कि आना चाहिए। इसके अंदर दो फायदे हैं। कोई आपसे पूछे कि क्यों आईएएस बनना है, पहले तो अगर वो जरूरी बंदा है तो बताओ, नहीं जरूरी है तो बोलो जब बनूंगी तो बताऊंगी, है ना। हर एक को क्यों बताना है हमने, हम आंसरेबल नहीं है हर एक को बताने को, है ना। बस आपको खुद को पता होना चाहिए, और एक रीजन होना जरूर है, क्योंकि दो तरह की मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है ना। एक्सटर्नल मोटिवेशन है कि आपने यार कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, है ना, आपने किसी एकेडमी की वीडियो देख ली, आपने कुछ देख लिया, तो आप मोटिवेट हो गए 2 दिन के लिए, तो तीसरे दिन तक वो काम नहीं करती। तो इंटरनल मोटिवेशन है जो आप सोचो ना कि एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, कि मेरे एक पेपर देने से मैं सोसाइटी में इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि ये जो सारे लोग हैं इनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो फिर उस वाली मोटिवेशन से जब आप आओगे ना, तो आपको फटीक वगैरह काफी हद तक चला जाएगा। ये बात कहने में ऐसा लगता है कि आइडियलिस्टिक है, बट एक्चुअली में अगर आप सोचो ना, कि हमें कई लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो सिर्फ बैठने वाली बात है, बट नहीं। जब मैंने एथिक्स भी पढ़ा, मैंने एग्जांपल्स पढ़े उसके अंदर कि कैसे सिविल सर्वेंट्स कर रहे हैं, कोई स्कीम लेके आ रहे हैं कि ये पूरा बीच साफ करवाना है, ये पूरा तालाब साफ करवाना है, तो जो भी इसको साफ करेगा उसको बिरयानी खिलाएंगे और फिर भेजेंगे, 2 दिन के अंदर सारा तालाब साफ हो गया। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें, इनोवेशन हम लोग लेके आ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये सब बातें सोच के मैं बड़ा मोटिवेट होता था। तो जब भी मेरे को लगता था लो यार कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, या कुछ हो रहा है कि गलती कर दी यार ये करके, इससे तो अपना एमडी कर लेते हैं एमबीबीएस के बाद वाला, तो मैं सोचता हूँ कि एक ज्यादा इम्पैक्ट, एक ज्यादा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करेगा सर्विस प्रोवाइड करने का, है ना। थोड़ा ज्यादा डायनामिक भी रहेगा। मुझे पर्सनली थोड़ा ओपीडी और इमरजेंसी में डेली जाने से लगता था कि यार सेम ही जगह पे डेली डेली जाना मुझे उतना थोड़ा मोनोटोनस भी लगता था। एट द सेम टाइम मुझे लगता था बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, कि पेशेंट को हम लोग दवाई दे सकते हैं, है ना, बट मुझे पता नहीं पेशेंट खरीद पाएगा कि नहीं। मुझे ये नहीं पता दवाई जो खरीदेगा एक्सपायर्ड है कि नहीं, कहीं होर्डिंग तो नहीं हो रही है, वैक्सीन में दे रहा हूँ वो तो नहीं एक्सपायर्ड है, कुछ भी नहीं पता मेरे को कि पेशेंट क्यों आ रहा है मेरे पास, मैं उसको भी नहीं ट्रीट कर सकता, मैं सिर्फ पेशेंट को दवाई दे सकता हूँ कि भाई तू ठीक हो जा, है ना। तो फिर मुझे लगा कि ये वाला रोल अच्छा है, क्यूरेटिव है, बट मेरे को था थोड़ा प्रिवेंटिव साइड पे जाने का ज्यादा वो था, कि मैं रूट कॉज पे ही आ जाऊं तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं इधर आया था। तो आपका भी अपना रीजन होगा, नहीं है तो ढूंढो, है ना, और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करो। तो किसी
अभी आपका कितने साल की ग्रेजुएशन है टोटल? 3 इयर्स की है ना, सेकंड में हो आप अभी। तो अभी तो आप करना कि आप अपना जैसे एनसीईआरटीज हैं 11 12 वाली, हाँ एक और 6 to 10 की एनसीईआरटीज मैंने कभी नहीं पढ़ी है ना, सिर्फ 11 12 की पढ़ी थी, क्योंकि 6 to 10 वाली मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होती हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी वो इतनी सारी 40 एनसीईआरटीज पढ़ने में। 11 12 वाली में सारा कुछ कंपाइल करके दिया हुआ है। इन केस आपको लग रहा है 11 12 वाली नहीं समझ आ रही है तो यू कैन मे बी गो कि एक साल नीचे वाली पढ़ ली, नहीं आ रहा तो एक साल नीचे वाली पढ़ ली, बट 11 12 वाली में सब कुछ है। तो आप एनसीईआरटी से शुरू करना है 11 12 वाली, फिजिकल ज्योग्राफी की ये सब वाली। आप कहीं पे डेमो क्लासेस लो कोचिंग पे, अगर आप यहाँ कोचिंग में इनरोल हो, यहाँ क्लासेस लगाओ आराम से अपना, साथ में आपने डेली का क्लास लगाया, उसके बाद आप अपना जितना सेल्फ स्टडी कर सकते हो करो, है ना। कॉलेज अगर जितना अगर आपको लगता है कि भाई अटेंडेंस का इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट सीन नहीं है तो ट्राई करना कि उतने टाइम सेल्फ स्टडी कर लेना जितना टाइम कर सकते हो। तो फिर उसके बाद ये वाला साल आपने अपना सिलेबस कवर करना है, चाहे कोचिंग से, चाहे यूट्यूब से, चाहे जहाँ से भी। एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया, साथ साथ में अपना स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत तो मिनिमम पढ़ ली इस साल में। जैसे आज मॉडर्न हिस्ट्री का कोई लेक्चर हुआ, आपने पढ़ाई करी, आज ही वो चैप्टर पढ़ लिया और जैसे मैंने बताया कंबाइन कर लिया। थोड़ा सा टीडीएस प्रोसेस है, मुश्किल लगेगा बट जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में अब आपने रिवीजन स्टार्ट कर देनी है अपनी। ठीक है, अब आपने अपने जैसे अगर आपने इस साल एक सब्जेक्ट को 2 महीने लगाए या 1.5 महीने लगाए हैं तो अगले साल आप 20 दिन लगाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस साल आपने बस आज मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया तो अब करोगे ही नहीं पूरे साल। बीच में जहां आपको लगता है कि टाइम है ऑपरच्यून सा कि यार हाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है करना है, तो 15 दिन रात को सोने से पहले 1 घंटा आपने स्पेक्ट्रम पढ़नी शुरू कर दी, कुछ तो कवर होएगा। लक्ष्मीकांत भी ऐसी बुक है जिसको आपको बार बार करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसे ही होता था ना, क्योंकि मैं जैसे 3 महीने बाद दोबारा पढ़ने लगता था, तो फिर फंडामेंटल राइट ड्यूटी डीपीएस भी पढ़ लिया, फिर अब तो जी नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया तो छोड़ दिया, नया सब्जेक्ट करा, फिर दोबारा लक्ष्मीकांत उठाई, फिर से पहले 4 चैप्टर पढ़े, फिर कुछ हो गया। तो स्टार्टिंग वाला तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, एंड वाला वीक रह गया था, तो इसलिए वो एंड वाला पार्ट फिर अलग से दोबारा करा। तो अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल आप अपना ये रिवीजन करोगे, प्लस अपना सेक्शनल टेस्ट दोगे, उनकी गलतियां ऐड करोगे और अपने नोट्स को रिवाइज करोगे। ठीक है, और अगले साल जो आपका ये जुलाई वाला ये वाला फेज होएगा उसमें आप शुरू कर दोगे आंसर राइटिंग। ठीक है, अगर आपको इस साल भी करनी है तो कर सकते हो, बट इस साल सिलेबस ही खत्म हो जाए ढंग से, वो भी अच्छी बात है। फिर अगले साल आप आंसर राइटिंग अपनी अच्छे से स्टार्ट करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पीवाईक्यूज उसमें 2 साल के सॉल्व करना, और साथ साथ आपके जो अपने वो हैं मॉडल आंसर्स हैं और जो टॉपर्स कॉपीज हैं वो भी साथ साथ लेके चलना। फिर बाय द टाइम आपको अक्टूबर नवंबर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने जो अपने स्टार्टिंग का रिवीजन करा था फिर से आप प्री वाला रिवीजन करोगे, और उस रिवीजन के बाद आप प्रीलिम्स, अगर आपका उस साल प्रीलिम्स बनेगा कि नहीं बनेगा, 26 में बनेगा, तो आपके पास उसके बाद भी एक और साल है, तो फिर आप आराम से, कोई बात नहीं, उसके बाद भी फिर रिवीजन ही करते रहना। पर ये आपका 2 साल का प्लान है कि इतना काम होना चाहिए 2 साल। ठीक है, अब ऐसा है कि यार स्पेक्ट्रम में ना हर चीज का नोट्स नहीं बनाना, उसमें मैंने कुछ कुछ चीजों के नोट्स बनाए थे। जैसे एक तो मैंने बनाया था सबसे पहले एक चार्ट, ठीक है, मतलब ऐसे पिन पेज के ऊपर, कि ऐसे बीच में बना दिए थे 4 कॉलम, कि बैटल फॉट बिटवीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कौन सी ट्रीटी से एंड हुआ था। तो इसमें सारी बैटल्स जो थी क्रोनोलॉजिकली लिख दी मैंने, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, प्लासी, बक्सर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, सारे मैंने ऑर्डर में लिख दिए, किसके बीच में फाइट हुई थी, कौन से ईयर में फाइट हुई थी, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे थर्ड कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुई थी वो लिख दी, और एंड में कौन सी ट्रीटी से वो खत्म हुई थी। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा प्री में। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने कर ली एक्सरसाइज। अब ये मैंने नोट्स रख लिए, मैं रिवाइज करूंगा, 2 4 पेज ही हैं। इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाए थे। पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगते थे, चार्टर एक्ट जो आज तक नहीं याद हुए मुझे, तो वो वाले अलग से नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो मुझे टॉपिक्स मुश्किल और ज्यादा ऐसे लगते थे कि मैं भूल जाऊंगा, उनके ही मैं नोट्स बनाता था। बाकी ऐसा था कि स्पेक्ट्रम तो बड़ी प्यारी सी बुक लगती थी कि उसकी जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करनी है पढ़ने, 1857 तक पढ़ जाओ, तो वो बहुत अच्छी स्टोरी बुक जैसी लगेगी। उसको आप 4 5 बार ऐसे ही कैजुअली पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मुश्किल है, चाहे आपको अगर लगता है भाई मुझे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 मुश्किल लगता है, मुझे कांग्रेस सेशन मुश्किल लगता है, तो उनकी नोट्स बना लो। जो आपको मुश्किल लग रहा है उसके नोट्स बना लो। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो आपको एक बार पढ़ के लग रहा है यहाँ से भाई आसान है उसका वो करना है, बट मैंने ये 5 6 7 टॉपिक्स के ही नोट्स बनाए थे उसमें से, है ना। किस में प्रॉब्लम आ रहा है? बिल्कुल, जो दिक्कत वाला है उसका नोट्स बनाओ। जो दिक्कत वाला टॉपिक है, बल्कि उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि भाई मैं 2 सोर्स और पढ़ लेता हूँ कि उस टॉपिक पे क्लैरिटी आ जाए, उस टॉपिक का मैं नोट बना लूंगा, है ना। बट ये नहीं कि हर एक चीज का ही वो कर रहे हैं। जैसे अब आपको किसी को होता है कि भाई मेरे को नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट वाला नीर रीर का कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ आ रहा है,
तो कहीं भी पूछो, किसी टीचर से पूछो, नेट पे ढूंढो, उसको एक्सटेंसिवली कर लो। जो आपको एक बार में समझ आ गया वो फिर रहने दो, है ना, वो उतना ही बहुत है, फिर उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो ये है। तो यही है, हर एक की यार अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनेगी एंड में ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप ये 100 क्वेश्चन वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाओगे। सबका अपना अलग अलग है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या चीज होनी चाहिए? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। यार तुम ना नेट पे भी सर्च कर लेना, तुम्हें इतने सारे मिल जाएंगे ना ब्यूरोक्रेट्स, है ना, जिनके परसेंटेज बहुत ही कम थे। मैं बताता हूँ, इस बार भी मेरे साथ काफी लोग थे। कई हैं कि भाई उनकी ग्रेजुएशन में सप्लियां आई हैं, कई हैं कि भाई ट्वेल्थ में बहुत कम परसेंटेज थे, कोई कहते 10th तक तो हम बिल्कुल ही बैक बेंचर थे भाई। तो वो ऐसे होता है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यूपीएससी, अब आपने ये भी देखा होगा इतने सारे लोग आईआईटी के पेपर देते हैं, नहीं भी निकलता है ना। तो वो कोई ऐसे वो कोई वो पैरामीटर नहीं है ग्रेजुएशन। यूपीएससी बिल्कुल अलग चीज है, वो अलग अलग चीजों से बंदे का हर एक एस्पेक्ट टेस्ट करता है। प्रीलिम्स में एनालिटिकल चेक करेगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव और आप कितनी ज्यादा क्लियर माइंड से चीज देखते हो वो करेगा, इंटरव्यू में ऑन द स्पॉट आपकी कितनी अवेयरनेस है वो देखेगा। तो तीनों फेजेस बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कोई भी 10th के पेपरों में तो कुछ भी नहीं है, बंदे ने रट के आंसर लिख दिया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है ना। नहीं, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जिसमें भी बोलो। और हिंदी में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोड ऑफ इंटरव्यू पूछते हैं हिंदी और इंग्लिश, आप इजीली हिंदी बोलो। सारे पैनल मेंबर्स को हिंदी आती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं आती। नहीं आती तो इंटरप्रेटर बैठा होता है, पर सबको आती है। हिंदी भी ये नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अगर थोड़ी बहुत ऐसी भी है कि आपने अर्थव्यवस्था की जगह इकोनॉमी बोल दिया तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, काफी लोग करते हैं। काफी लोग इंग्लिश मीडियम चूज करके भी बीच में हिंदी आ जाती है उनके बाहर, तो वो भी कुछ नहीं कोई कहता। ठीक है, तो इतना उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना हमने। वहां पे बस अपना कैजुअल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, कूल रहना है, और आपके अपने आप कोई गलती होएगी भी नहीं फिर, है ना। पर आप हिंदी ले लो आराम से, कोई नहीं है। मोड ऑफ मेंस और मोड ऑफ इंटरव्यू कैन बी डिफरेंट। इंग्लिश में मेंस, हिंदी में इंटरव्यू कैन बी देयर, और लोग करते हैं। यार उसमें ऐसा है कि अभी तो 1 अगस्त से स्टार्ट होएगा। सो पहले 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जिसमें सारे लोग इकट्ठे आएंगे। उसके बाद फिर 22 वीक्स का होता है आईएएस का ट्रेनिंग। तो जैसे अगर 1 अगस्त से है तो मे बी बाय अप्रैल एंड वहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। फिर जैसे आईएएस है तो 1 साल का डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चलेगा, जो आपका स्टेट है वहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट पे लगाया जाएगा, कभी एडीएम, कभी एसडीएम, कभी कुछ, सब कुछ दिखाएंगे। फिर उसके बाद आपका मसूरी में फिर से फेज 2 होएगा, 2-3 हफ्ते का, ऑलमोस्ट 1 महीने का ही हो जाता है दूसरा फेज 2। फिर उसके बाद आपको परमानेंट चार्ज मिल जाता है। आईपीएस का थोड़ा सा लंबा चलता है ट्रेनिंग, 1-2 महीने, बट मोर और लेस बाकी सबका सिमिलर ही रहता है। यार लगता था बहुत, कोविड में था तो हमारे तो स्पेशल ड्यूटीज लग गई थी वहाँ पे। तो फिर उस टाइम मेरे को लगता था कि मेरे साथ वाले अपने एमडी की तैयारी कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को देखा नहीं आसपास निकलते हुए, तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं, गलत चॉइस ले लिया, वापस शिफ्ट कर जाते हैं। बट अब मैंने फिर स्टार्ट कर लिया था तो मैं वापस भी नहीं जा सकता था, तो मैं कर रहा था। तो बीच बीच में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब लगता है कि भाई नहीं निकलेगा पेपर। बट आपको अपने अंदर एक थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसका नहीं निकल सकता, पर अगर मैं मेहनत करूंगा तो पेपर निकलेगा जरूर। और अगर ऐसे में कभी लो लगता है या कुछ होता है ना, तो अपने कुछ फ्रेंड से बात कर लिया करो। मैं घर वालों से बात कर लेता था, मैं अपने फ्रेंड से बात करता था। मेरे मोस्टली नॉन यूपीएससी वाले फ्रेंड्स ही थे जो कॉलेज में थे, तो मैं उनसे ही बात कर लेता था। वही बोलते थे कि कोई नहीं यार, तो चिंता मत कर, निकल जाएगा। जबकि उनको तो पता भी नहीं है कि निकल जाएगा, बट वो ऐसे ही कह देते थे तो खुश हो जाते थे कि चलो कह रहे हैं तो ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ही बंदा खुश हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके करो। बाकी वही मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन वाली बात करी थी। एक्सटर्नल मोटिवेशन देख लो जो पर्टिकुलरली लो पॉइंट है, और फिर जब आप थोड़े थोड़े लो फील कर रहे हो तो अपनी इंटरनल मोटिवेशन याद रखो कि यार मैं अगर आ गई सर्विस में तो मैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, है ना, और मैं करूंगी भी। तो उस चक्कर के लिए आओ कि मैंने ये काम करना है और अच्छे से करना है, तो इसलिए मैं आऊंगी और मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि मैं ये चेंज ला सकती हूँ। तो ये बात है।
ऑप्शनल एथिक्स ऐसे में, यार क्वालिफाइंग तो ऐसे मुझे नहीं पता, पर अगर क्वालिफाइंग वाली बात है फिर सिलेक्शन नहीं होएगा। हर एक में नंबर तीनों में एक एवरेज अमाउंट तो चाहिए ही है। कि मैं बोलूँ कि एसए में 110, 100, 110 तो चाहिए ही है मिनिमम, है ना। एथिक्स में भी अपने को 100 प्लस चाहिए ही होंगे। ऑप्शनल में भी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे तो को 253 है, बट ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा 280 प्लस तो चाहिए ही है। तो ये तीन तो चाहिए ही है। अब क्वालिफाइंग एज सच कितना है यार मुझे पता नहीं है, पर क्वालिफाई सब में होना ही पड़ेगा यार सिलेक्शन के लिए, है ना। अगर कि हाँ चाहिए ही होंगे यार। इंग्लिश हिंदी है क्वालिफाइंग पेपर्स यार, उसके अंदर तो हमें करना है, बट वो इजी होते हैं, उनमें इतना कुछ नहीं है। हिंदी का भी ऐसी है कि ट्रांसलेशन होता है कि इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और पैसेज, उसके अंदर ही सारे नंबर कवर हो जाते हैं। तो पर्यायवाची, विलोम, ग्रामर सिर्फ 10 नंबर की रह जाती है शायद। तो उन्हें भी पता है कि इनको ज्यादा नहीं आता, तो वो थोड़ा उसमें हमें एडवांटेज दे देते हैं। तो उसको खत्म कर देंगे पहले यार। तो 5 दिन और ले लेंगे। फिर वो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर अगले में हम लोगों को अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। मान लेंगे पहले 5 दिन पढ़ाई नहीं हुई, है ना। अगर वो छोड़ देंगे ना तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगा फिर, है ना। अगर उसको अभी नहीं करा तो रह जाएगा। तो मेरे को तो पता था कई बार ना, बंदे को 10वें 12वें दिन पे ही पता चल जाता है कि मेरा 15 दिन में कवर होएगा कि नहीं। तो मेंटली बंदा प्रिपेयर कर लेता है कि चल यार अब 20 दिन कर लेते हैं इसके लिए ना हम। तो ये है। यार मैं तो बोलूंगा पहले कर लो। मेरे को तो ग्रेजुएशन का याद याद सा था, तो मेरा 1 सवा महीने में ऑप्शनल कवर हो गया जैसे तैसे। बट आपको मैं बोलूंगा कि जितना पॉसिबल है ऑप्शनल तो ट्राई कर लो कि कर ही लेना है हमने पहले। स्पेशली अगर आपका कोई न्यू सब्जेक्ट है जो आपका ग्रेजुएशन से लिंक नहीं है, क्योंकि प्री के बाद 3 महीने में जीएस भी हमने 1.5 महीना करना है। तो 1.5 महीने में ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है अगर आपका ग्रेजुएशन ना हो कि वो कवर हो जाए। ग्रेजुएशन है तो मे बी यू कैन टेक दैट रिस्क। बट अगेन एक बार बस यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यूज देख लेना। अगर आपको लगता है मेरे ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं और मैंने पढ़े हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पहले करना पड़ेगा थोड़ा सा। यार हिंदी का मुझे पता नहीं है, पर मैं पूछ के ना अपने किसी से पूछ के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, है ना। डॉक्टर आदित्य शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा। मैं पूछ दूंगा किसी से, किसी किसी का हिंदी मीडियम से इस बार क्लियर हुआ हो ना, कि वो कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते थे वैसे। यार सनसेट टीवी मैं देखता था, है ना। उसके जो बिग पिक्चर और ये सब डिबेट्स होते थे तो मतलब इंटरेस्टिंग भी थे, मजा भी आता था। कुछ कुछ नई नई बातें पता भी चल जाती थी। तो वो ऐसे था कि एक ही दिन बैठ के मैं लगातार 4 5 देख लेता था कई बार, फिर अगले हफ्ते देखी ही नहीं। तो ऐसे थोड़ा मिक्स एंड मैच सा था। तो जब मौका मिले देख लो, है ना, वो ठीक रहता है। नहीं नोट्स तो मैं नहीं बनाता था उनके यार। रीडिंग की तरह ही था, बाकी कंपाइलेशन करता था। बट अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो तो उसमें नुकसान तो कोई नहीं है नोट्स बनाने में, पर मुझे पता है टाइम बहुत लग जाता है उसमें। तो इसलिए बेटर है कि वैसे ही कर लो। ठीक है सर। नहीं क्या, चलो लास्ट कर देते हैं, क्या है क्वेश्चन।